अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। आज मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब और खुसूसी साथ हासिल होगा हमें डॉक्टर शबनम बशीर का। नाज़रीन, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस ने तबाही मचा दी है। इस वक्त मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1 लाख से बढ़ गई है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद समेत कई अहम सियासतदान और शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली कई अहम शख्सियात भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुकी हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी तक कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन या मेडिसिन दरियाफ्त नहीं हो सकी। ताहम कोरोना से सेहतयाब अफराद का प्लाज्मा लेकर कोरोना मुतासरीन का इलाज किया जा रहा है, जो अफरा तफरी और नफ्सा नफ्सी के आलम में एक बड़ी खुशखबरी और हौसला अफजा खबर है। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए चीन, अमरीका, यूरोप समेत कई मुमालिक में इसका कामयाब इलाज किया गया है और पाकिस्तान में भी कामयाब तजुर्बे के बाद हुकूमत ने इस प्रोसेस को वसी पैमाने पर काम शुरू करने की भी मंजूरी दी है और कई तशवीशनाक मरीजों की जिंदगियां भी इस अमल से बचाई जा चुकी हैं। ये प्लाज्मा थेरेपी दरअसल क्या है और कोरोना में कारामद किस तरह से है और कौन से अफराद हैं जो प्लाज्मा अतिया कर सकते हैं, इस हवाले से पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। ये फर्स्ट प्लाज्मा कन्वल्जेंट प्लाज्मा ऑफ कोविड-19 इन पाकिस्तान। प्लाज्मा क्या है? इंसानी खून 4 अज्जा पर मुश्तमिल होता है, जिनमें रेड सेल, वाइट सेल, प्लेटलेट्स और हल्के जर्द रंग का मादा, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, एंजाइम और एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, जो किसी भी खतरनाक वायरस या बैक्टीरिया का मुकाबला करके उसे खत्म कर देते हैं। कौन से अफराद प्लाज्मा अतिया कर सकते हैं? ऐसा शख्स जिसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया हो, 2 टेस्ट मनफी आने के बाद 14 दिन का करंतना कर चुका हो, वो शख्स प्लाज्मा अतिया करने का अहल है। पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे अफराद की तादाद तकरीबन 35,000 के लगभग है। प्लाज्मा अतिया करने से पहले कौन से टेस्ट करवाना जरूरी है? प्लाज्मा अतिया करने से पहले डोनर के खून के बुनियादी टेस्ट किए जाते हैं। सेहतमंद होने की सूरत में एंटीबॉडीज का टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद उस शख्स का प्लाज्मा ले लिया जाता है। पाकिस्तान में कहां कहां प्लाज्मा लिया जा रहा है? प्लाज्मा देने के लिए हुकूमत ने मुल्क भर में 4 बड़े सेंटर्स बनाए हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ कराची, पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद और रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी शामिल हैं। इसके अलावा सूबाई सतह पर भी प्लाज्मा लेने का अमल जारी है। प्लाज्मा के लिए डोनर का कितना खून लिया जाएगा और ये अमल कितना महफूज है? ब्लड डोनेशन की तरह प्लाज्मा के लिए भी 350 से 500 मिलीलीटर खून लिया जाएगा। इसमें किसी रिस्क और पेचीदगी का कोई खतरा नहीं है। एज अ नेशन, मुसलमान होने की हैसियत से, इंसान होने की हैसियत से हम सब पे ये फर्ज है कि हम अपना प्लाज्मा डोनेट करें और कीमती जानों को बचाएं। हम सब जिनको अल्लाह ने इस कोरोना के प्रोसेस से गुजारा है, ये एक ब्लेसिंग है कि आप उससे गुजर के सेहतयाब हुए, आपके एंटीबॉडीज डेवलप हुई। अब आगे जाने बचाना आपका और हमारा फर्ज है। प्लाज्मा थेरेपी से मुतालिक आपने ये तफसीली रिपोर्ट देखी है। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा आपकी तरफ आऊँगी, कहिएगा कि जो कोरोना है डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट तरीक़ों से वो रिएक्ट कर रहा है। पाकिस्तान में खुसूसी तौर पर अगर हम बात करें, जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं वो कितना इफेक्टिवली रिकवर कर रहे हैं इस थेरेपी के बाद? जी डॉक्टर साहिबा। बेसिकली जो प्लाज्मा थेरेपी है, ये एक तरह से आप इस कैटेगरी में ले जा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसी कोई बीमारी नहीं उतारी जिसका इलाज ना उतारा हो। तो ये वो फर्स्ट लाइन एक ट्रीटमेंट है जो कि बहुत शुरू में प्रोफेसर ताहिर शमसी ने इसके मुतालिक बताया, और उस वक्त तो ये लग रहा था कि जैसे ये थोड़ा सा प्री मैच्योरली है, क्योंकि अभी रिकवर्ड पेशेंट्स बहुत थोड़े थे हमारे यहाँ। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब बीमारी में इजाफा हुआ और साथ ही साथ बहुत सारे लोग, तकरीबन 97% लोग ऐसे होते हैं जो कि इससे फुली रिकवर कर जाते हैं। तो उस रिकवरी के साथ 34,000 से ज़्यादा इस वक्त हमारे पास वो लोग मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान में, और 8,000 के करीब पंजाब में मौजूद हैं, जिनका प्लाज्मा हम ऐसे थेरेपी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, अंडर यूटिलाइज्ड है, और इसको चाहिए कि हम फौरी तौर पर बहुत बेहतरीन तरीके से इसको इस्तेमाल में लेके आएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं पाकिस्तान में, उन डिफरेंट स्टेजेस हैं, माइल्ड स्टेज होती है, सीवियर स्टेज होती है, किस स्टेज पर हम प्लाज्मा लगा सकते हैं?
जो माइल्ड डिजीज़ है, जैसे जो पेशेंट मोस्टली अब ये कहा जा रहा है कि आप घर पे ही उनको क्वारंटीन कर लीजिए, इसलिए कि उनको हस्पताल पहले स्टेज पे आने की ज़रूरत नहीं जो माइल्ड डिजीज़ के साथ हैं। लेकिन वो लोग जो हस्पताल में दाखिल हैं और स्पेशली वो जिनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या उनके सीने में दर्द हो रहा है, या चेस्ट एक्सरे पे उनके फाइंडिंग्स आ रही हैं नमूनिया की, या फिर इस तरह के लोग जिनकी जो मेंटल स्टेटस है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स के लिए माइल्डली सिवियर टू सिवियर कैटेगरी के लिए ये है कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा से? हाँ डॉक्टर साहब, इम्पॉर्टेंट सवाल 2-3 हैं मेरे जहन में। एक तो ये कि कितने लोग कोऑपरेट कर रहे हैं जो ठीक हो जाते हैं, अगर आप लोग रब्ता करते हैं डॉक्टर हजरात उनसे, तो वो कितने लोग हैं जो वाकई इसके लिए तैयार हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं जी मैं क्यों दूंगा। फिर ये कि वो हमने कोई रिसर्च की कि एक इस पे तो प्लाज्मा दे दिया, कोरोना ख़त्म हो गया, क्या इससे हटके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं इसके? बेसिकली प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि सोशल मीडिया चूँकि बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी सोशल मीडिया पे आ रही है कि शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर जो कन्वालेसेंट प्लाज्मा जो लोग दे रहे हैं उनको इन्फेक्शन होने का ख़तरा है, उनको री इन्फेक्शन होने का ख़तरा है, या उनको कोई और बीमारी लगने का ख़तरा है, तो ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो बिल्कुल सेफ़ है। जैसे आपने अभी अपने प्रोमो में ये बताया था कि इन मरीज़ों का या तो होल ब्लड लिया जाता है, लेकिन उससे भी बेहतर एक ऑप्शन जो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अब अप्लाई कर रहे हैं, जैसे PKLI के अंदर, कि वो सिर्फ प्लाज्मा निकालते हैं, वो जो सेपरेटर से उसमें प्लाज्मा एफरेसिस कहते हैं, और उसमें जितनी भी जो किट है वो हर दफ़ा नई यूज़ होती है, और उसमें जितनी भी टेस्टिंग है वो सारी की सारी इंश्योर की जाती है कि जो डोनर है उसको किसी किस्म का कोई रिस्क ना हो, और अगर उससे वो 600 मिल के करीब अगर प्लाज्मा रिकवर किया जाता है तो वो एटलीस्ट 3 मरीज़ों के लिए फ़र्स्ट डोज साबित हो सकता है। और उस प्लाज्मा एफरेसिस का ये भी फ़ायदा है, जैसे होल ब्लड में दोबारा डोनेशन लेने के लिए 3 से 4 महीने का एक इंटरवल चाहिए जिसके लिए उसको वेट करना है, लेकिन प्लाज्मा एफरेसिस की हालत में, या अगर प्लाज्मा एफरेसिस से ब्लड लिया जाए तो 15 से 20 दिन के अंदर दोबारा भी दिया जा सकता है। तो ये कोई ऐसा एक रिसोर्स नहीं कि वन सिंगल टाइम जो अफेक्टेड और रिकवर्ड पेशेंट है वो एक दफ़ा नहीं, वो बार बार इसको दे सकता है। अच्छा, एक जो पेशेंट रिकवर कर गया उसका प्लाज्मा कितने पेशेंट्स को लगाया जा सकता है? देखिए, एक दफ़ा अगर एक दफ़ा प्लाज्मा एफरेसिस करें तो उसमें 600 मिलीलीटर के करीब यील्ड आएगी, और जो एक स्टैंडर्ड डोज एक दफ़ा दी जाती है किसी मरीज़ को वो 200 से 300 मिलीलीटर है, और एक मरीज़ के लिए 2 या मैक्सिमम 3 डोजेस चाहिए होती हैं कि वो उसका बेनिफिट उसको आए, या तो वो बिल्कुल रिकवर कर जाएगा या एटलीस्ट उसकी डिजीज़ सेवेरिटी कम हो जाएगी। तो एक बंदे के प्लाज्मा से एक वक्त में कम से कम 2 बंदों की जान बचाई। ठीक है, दूसरे पैनलिस्ट को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। फैसल हुसैन साहब, आप हमेशा से बात करते रहे हैं इस थेरेपी के लिए, क्या कहेंगे हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम मज़ीद किए जाने चाहिए? फैसल तो सुपरमैन कहते हैं ना, जो रिकवर कर जाता है उससे। फैसल साहब देखें, जी बिल्कुल, देखें, मरीज़ का रिकवर होना और उस जो प्लाज्मा लगाना, ये दोनों एक अलग अलग बातें। डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया शुरू किया, डॉक्टर ताहिर शमसी बिल्कुल हमारे दोस्तों की तरह, बड़े भाइयों की तरह हैं। हम उनके किसी बात पे, वो एक डॉक्टर है, हम एक आम आदमी उनकी बात पे तो एतराज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये प्लाज्मा थेरेपी जो है ये किसी कराची यूनिवर्सिटी के या पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने तरीका इलाज नहीं इसका इजाद किया। ये अमेरिका में 1930 में शुरू हुई। अमेरिका और बरतानिया के प्रोफेसरों की लिखी हुई किताबों की बुनियाद पे पाकिस्तान के डॉक्टरों ने भी प्लाज्मा थेरेपी सीखी है। अगर कोरोना में ये इतना ही नतीजा खेज इलाज है तो मैं डॉक्टर साहिबा से भी पूछना चाहूँगा, तो फिर अमेरिका में 1,12,000 आदमी क्यों मर गए, बरतानिया में 40,000 आदमी क्यों मर गए, और फिर ये 1.5 लाख आदमी मरे, तो इस वक्त वहाँ पे 10 लाख आदमी रिकवर भी हुए हैं इन दोनों मुल्कों में। तो उनसे जो है उनका प्लाज्मा जो है इन मरीजों में लगा के जो है वो मुंतकिल क्यों नहीं किया गया, इनको उनकी जिंदगी क्यों नहीं बचाई जा सकी, आखिर वो कौन सी वजूहत थी? एक बात। दूसरी बात, जो हुकूमत से ये प्लाज्मा थेरेपी की ये ड्रैप से इन्होंने मंजूरी ली है। अच्छा, इससे पहले ड्रैप ने क्या, ये जो ट्रांसप्लांट नैरो सर्जरी होती है, कैंसर का इलाज होता है, जिगर की पैवनकारी होती है, इससे पहले ड्रैप ने किसी तरीका इलाज की पाकिस्तान की पूरी तारीख में कोई मंजूरी दी है? तो आखिर वो कौन
कौन सी वजूहत थी कि जो इसकी प्लाज्मा थेरेपी की मंजूरी दी गई, और आपने कहा कि मंजूरी भी जो ड्रैप ने दी है वो क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी है, ट्रीटमेंट की मंजूरी ड्रैप ने अभी तक नहीं दी है इसकी पाकिस्तान में। एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात, तो क्लिनिकल ट्रायल के लिए लाजिम है कि मरीजों के 3 ग्रुप बनाए जाए। एक मरीज को जो है ये प्लाज्मा थेरेपी लगाई जाए, एक मरीज को जो है वो एक आम पानी लगाया जाए, और तीसरे ग्रुप के मरीजों को जो है दूसरी दवा लगाई जाए। फिर ये चेक किया जाए कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो क्या पाकिस्तान के अंदर इसी तरह क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है जिस तरह की ड्रैप से उन्होंने मंजूरी ली है? ठीक है जी डॉक्टर साहिबा जी, उसमें काफ़ी सारे सवाल आपने एक वक्त में किए। पहला तो ये आपकी बिल्कुल वैलिड एक ऑब्जर्वेशन है कि ये कोई नया तरीका इलाज नहीं है। इससे पहले सार्स के लिए, मर्स के लिए, इवन इबोला वायरस के लिए और बहुत सारी बीमारियों के लिए ये तरीका इलाज इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो रिकवर पेशेंट होता है उसके अंदर प्रोटेक्टिव न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं और वो पैसिव इम्यूनाइजेशन का इमीडिएट सोर्स मौजूद है, जो कि अगर मरीज़ को लगाएंगे तो उसको बेनिफिशियल होगा। तो अब इस वक्त जिस वक्त बेसिकली जो सारी चीज़ है वो टाइम है, बहुत सारा टाइम जो सा है। जैसे आपने कहा कि इटली अमेरिका के अंदर वेस्ट किया गया, और आपको पता है कि डिसीजंस लेने में जब भी देर होती है, ये एक इस वक्त ऐसी इमरजेंसी है जिसके अंदर प्रॉम्प्ट डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है। तो इस एक स्टेज पे अगर आप ये कहें कि वो केस रेंडमाइज्ड कंट्रोल स्टडीज़ जिसमें आपने जैसे कहा कि एक कंट्रोल ग्रुप होगा, वो उसके लिए टाइम हमारे पास शायद इस वक्त नहीं है। मे भी किसी वक्त पे जिस वक्त की चीज़ें ज़रा होनी शुरू हो जाए तो हम क्यों ना उन एक्सपीरियंसेस का फ़ायदा उठाएं। इस वक्त बहुत आला क्वालिटी की रिसर्च चाइना से भी, कोरिया से भी और यूके से भी ये आ रही हैं, जो कि ये प्रूव कर रही हैं कि ये बेनिफिशियल हो सकती है अगर ये टाइमली दिया जाए। तो इंस्टेड ऑफ दैट कि हम इस वक्त कोई ऐसी ट्रायल्स डिज़ाइन करें, हम वी आर राइट इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, तो वो हम वेस्ट नहीं कर सकते टाइम। इस वक्त टाइम ये है कि आप मैक्सिमम इसको प्रोक्योर करें। और अब जैसे आपने कहा कि ड्रैप से परमिशन लिए, कोई भी नई चीज़ है उसके साइड इफ़ेक्ट्स उसको देखने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए होता है। आमिर साहब, आपकी जानिब आऊँगी, क्या कहेंगे कि इस मुश्किल घड़ी में जो प्लाज्मा थेरेपी की बात कर रहे हैं, क्या रोल हो सकता है उसका, और हुकूमत को इस हवाले से क्या करना चाहिए? उसमें ऑलरेडी जो हुकूमत है, आमिर साहब, आमिर इलियास राना साहब, शुरू हो चुका हुआ है काम। इसकी असल बात यह है कि जैसे एनसीओसी ने 1110 हॉस्पिटल्स के लिए पाक निगहबान एक साइट बना दी है, डॉक्टर्स को स्पेशली कहा गया है कि कहाँ बेड है कहाँ नहीं है पता चल जाए। तो अब वॉलंटियर्स ने ये जो प्लाज्मा थेरेपी है इसके लिए ग्रुप्स बना दिए हैं मुख्तलिफ शहरों में। होना ये चाहिए कि एनसीओसी को इसको भी ऑप्ट करना चाहिए कि जैसे 35,000 डॉक्टर साहिबा बता रही हैं कि रिकवर्ड मरीज मौजूद हैं जिनसे ये प्लाज्मा लिया जा सकता है। तो एक तो उनकी हौसला अफजाई हो मरीजों की, पहले वो जान बची है शुक्र अल्लाह का, वो और तैयारी करें और लोगों की जान बचाने के लिए। और उसमें भी एनसीओसी को इन होना पड़ेगा कि इसकी भी एक ऐप बनाएं जो मरीज वॉलंटियरली देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो टेस्ट मैंने पढ़े हैं वो खासे महंगे हैं। जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी फरमाया कि वो टेस्ट जो है वो डोनर को नहीं कराने पड़ेंगे, लेकिन ये बात समझाने की भी है, करने की भी है कि उन तमाम पेशेंट्स तक अप्रोच हो, उनको उनका भी डाटा हर जगह शेयर हो। वॉलंटियर ग्रुप्स कर रहे हैं वो और बात है, इस्लामाबाद में बन चुके हैं 3-4 ग्रुप जो ये काम कर रहे हैं कि जी आप हमारे साथ ग्रुप में आ जाएं, फलां कर लें। लेकिन अगर इसको हुकूमती सतह पे जैसे रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, वहीं पाक निगहबान की तरह इसकी भी एक प्लाज्मा का ऐप बन जाए और लोगों को उसके अंदर ले आए, तो जहां इसकी इफेक्टिवनेस बता रहे हैं बहुत ज्यादा है, 80% तक है, तो मेरी तजवीज़ ये सारे काम को भी उसमें लेके आ जाएं। जब उसमें लेके आएंगे तो ये सिस्टमेटिक हो जाएगा। जैसे बेड का पता चल रहा है कि कहाँ खाली है और कहाँ नहीं, इस तरह जो बेचारे मरीज हैं उनके साथ दौड़ने वाले फैमिली के मेंबर्स हैं वो भी ढूंढ सकेंगे कि जी हाँ फलां जगह से हमें डोनर मिल सकता है। तो जब ये इतना अच्छा तरीका इलाज है तो इसका सिस्टम भी बना देना। ठीक है आमिर साहब, आपकी बात आ गई। डॉक्टर साहिबा जी, फैसल साहब आपकी जाने भी आऊँगी। डॉक्टर साहिबा, एक बहुत र्यूमर्स हैं सोशल मीडिया पे, जब भी हम लोग देखते हैं कि जो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए जाते हैं या उनमें थोड़ा सा भी वो अच्छा इकदाम की जाने की कोशिश करें, तो कुछ र्यूमर्स ये हैं कि वो अगर प्लाज्मा देने जाएंगे तो उन्हें दोबारा से कहीं कोरोना ना लग जाए या कोई मजीद कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाए। तो क्या इस तरह की कोई सच्चाई है इस बात में? ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है और समहाउ जिस तरह से उन्होंने पहले भी कहा कि ये कोरोना के इस पैंडेमिक में सुपर हीरोज़ बन सकते हैं, इनके अंदर ऑलरेडी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ मौजूद है
जिनकी वजह से ना सिर्फ वो खुद री इन्फेक्शन से फॉर द टाइम बिंग हो सकता है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी इनको हो जाए, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए वो ऑलरेडी सेफ हो चुके हैं और उनके इसी सेफ्टी फैक्टर को हम उन मरीजों में यूटिलाइज करना चाह रहे हैं जिनके अंदर अनफॉर्चुनेटली ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म उसी तरह डेवलप नहीं हुआ जैसे उन खुशकिस्मत लोगों के अंदर हुआ है। ठीक है डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक दफ़ा कोरोना हो गया है और आपने उससे रिकवर कर लिया है तो आपको इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि दोबारा होने के चांसेस खुदा ना खास्ता ना होने के बराबर हैं। फतेह साहब क्विकली कहिएगा, आप क्या कह रहे थे? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, एक तो ये जो एंटीबॉडी डेवलप हो जाती हैं इसके कितने अरसे के लिए डेवलप होती हैं, कि मुस्तकिल सारी जिंदगी के लिए जाती है, खसरा की एंटीबॉडी हमेशा के लिए डेवलप हो जाती है? एग्जैक्टली यही बेसिस टाइम पीरियड। एक बात, दूसरी एक सवाल और, मैं अभी कराची में एक डॉक्टर साहब ने प्लाज्मा जो है उसका अतिया दिया और वो अतिया देने के दौरान जिन्होंने मास्क लगाया हुआ था, तो अगर डॉक्टर साहब एक आम प्लाज्मा देने वाले को भी क्या डरना चाहिए, अब उसको जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर एक शख्स जिसको ये बीमारी हो गई है और उसके बाद उसका 2 दफ़ा नेगेटिव PCR है और 14 दिन मजीद गुजर गए हैं तो वो खुद अब ससेप्टेबल नहीं है, ना अपने लिए ना वो ट्रांसमिट कर सकता है बीमारी, तो उसको तो प्रैक्टिकली मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो मास्क पहनेगा तो शायद वो रेसिपिएंट या जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो सेफ महसूस करेंगे। उसकी अपनी सेफ्टी के लिए ना वो अपने लिए ख़तरा है और ना वो दूसरों के लिए ख़तरा बन सकता है। ठीक है चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे, गवर्नमेंट की क्या काविशें आपको नजर आ रही हैं प्लाज्मा थेरेपी की अगर हम बात करते हैं? देखिए, गवर्नमेंट के हवाले से तो डॉक्टर साहब ने कुछ बताया भी है, तो लेकिन इसमें कुछ जो क्वेश्चन असल में अराइज होते हैं, ये तो कोई ऐसी डिबेट तो नहीं कि जहाँ पे कोई एनालिसिस हम लोग कर सकें। इसमें एक चीज़ तो ये है जो मेरे जहन में आ रही है कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 35,000 लोग जो हैं वो इससे रिकवर हो चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन 35,000 में क्या वो सारे ही इस काबिल हैं कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकें, या इसमें कोई एज की कोई कैद है कि किस उम्र में कोई हो सकता है कि इन 35,000 में कुछ लोग ऐसे हों जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में वो शरीक हों। तो अब ये सवाल ये है कि क्या कोई एज गैप है कि इस एज गैप के अंदर बहुत ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव हो सकता है, और अगर हमने और इनमें जो रिकवरी के चांसेस हैं कि अब तक आपके पास वो कितने लोग हैं कराची से, या आपके पास कोई डाटा आया है कि जिन लोगों पे ये तजर्बा किया गया है उनमें से कितने लोग सरवाइव कर गए, क्या जो लोग वेंटिलेटर पे चले गए हैं क्या उन पे भी ये इफेक्ट हो सकता है? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बाज़ मेडिसिन को कॉम्बिनेशन बना के भी लोगों को दिया गया जिसके अच्छे रिजल्ट आए हैं, इंग्लैंड में भी किया गया है। तो ये ज़रा बताएं कि एज का क्या है, वो बीमारियों में कौन कौन सी हैं जो लोग नहीं दे सकते और कहाँ जाके ये इफेक्टिव ज़्यादा हो सकता है? जी डॉक्टर साहब, ये वही लोग दे सकते हैं जो 18 से 55 साल की उम्र के दरमियान हैं। तो उस 18 साल से नीचे या 55 साल से ऊपर जो ब्लड डोनेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो बेसिकली प्लाज्मा थेरेपी की भी डोनेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं। दूसरा ये है कि जो एक बहुत बड़ा कोहार्ट है जिनके अंदर कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जिनको हेपेटाइटिस सी, बी या जो भी इस तरह के डेफरल हैं वो हुए हैं, तो वो ये नहीं दे सकेंगे, तो एक चंक उसमें से भी निकल जाएगा। फिर इवन दो कि जो कोरोना का मर्ज है ये मर्दों को ज़्यादा लाहक होता है, औरतों में निस्बतन इसकी प्रोपोर्शन दुनिया में भी कम है और पाकिस्तान में मज़ीद कम है। ये तो अच्छी बात है। लेकिन वो औरतें एक बहुत अच्छा सोर्स, ख़ास तौर पे मैरिड प्रेग्नेंट वुमेन और जो मल्टी पैरेंट्स जिसकी बार बार प्रेगनेंसीज हों, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अच्छा डोनर साबित नहीं होती क्योंकि उनमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सारे के सारे 34,000 लोग उस काबिल नहीं होंगे कि अपनी प्लाज्मा थेरेपी। ये डॉक्टर साहब कितने के तकरीबन आपको कोई डाटा इसमें इकट्ठा किया, कितने लोग हो सकते हैं? अगर आप उसमें से 1/3 ख़वातीन निकाल लें, जो एक रफ डाटा मैंने देखा है, तो तकरीबन 2/3 मर्द बचते हैं और उसमें से अपने एज लिमिट 18 to 55 को आपने देखना है और कोमॉर्बिडिटीज। तो इवन दो ये सारी चीज़ें अभी बहुत ही प्राइमरी स्टेज पे हैं और कितने लोगों को लगा है और एग्जैक्टली उसका आउटकम कितना निकला ये डेटा अभी कंपाइल हो रहा है। ठीक है डॉक्टर साहिबा से गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। वेंटिलेटर वाला बड़ा अहम सवाल है। ब्रेक ले लें, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वक्त हुआ है ब्रेक का। क्रिटिकल पेशेंट्स की रिकवरी जो है वो हो सके और उनकी जानें बच सके। अपने अपने लेवल पे हम जो कुछ भी कर सकते हैं कोशिश करनी चाहिए, दूसरों की मदद करें जितनी हमारी हिम्मत है।
आपने इसमें कुछ नहीं करना, कोई तकलीफ नहीं होती, ना आपके अंदर कोई खून की कमी होती है, ना किसी किस्म का नुकसान होता है। आपने सिर्फ जाकर सिंपली अपना ब्लड देना है और वो खुद ही इसमें से प्लाज्मा अलग करके और उसको किसी दूसरे के इस्तेमाल में ले आएंगे। तो प्लीज़ एक दूसरे के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। ये दुनिया में कई जगह ट्राई किया गया है और इससे लोगों को बहुत मदद मिली है। सो आप अगर किसी को जानते हैं जिसको कोरोना हुआ हो या आप खुद हैं, तो प्लीज़ उनको इस पेज के बारे में बताएं और उन्हें इनकरेज भी करें कि अपना ब्लड प्लीज़ जाके डोनेट करें। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अगर आप किसी को जानते हैं जो कि कोरोना से रिकवर कर चुका हो और अगर दे सकते हैं तो रिकवर्ड हैं तो अपना ब्लड ज़रूर डोनेट करें। वेलकम बैक। सोशल मीडिया जहां हर वक्त अफवाहों का बाजार गर्म रहता है, वहीं ये डिजिटल मीडिया लोगों में यकजहती और एहसास और जिम्मेदारी पैदा करने में भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। कोरोना मुतासरीन की मदद और प्लाज्मा डोनेशन के लिए सोशल मीडिया पर कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स के नाम से फेसबुक पर एक ग्रुप एक्टिव है, जिसमें 11 दिन में 1,80,000 अफराद उसके मेंबर बन चुके हैं और वो प्लाज्मा डोनेशन के साथ साथ कोरोना मुतासरीन को हर किस्म की सर्विसेज और मालूमात भी फराहम कर रहे हैं। इस ग्रुप के बानी जुरेज रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच जुरेज फॉर ज्वाइनिंग अस। क्या कहेंगे जुरेज, ये जो प्लाज्मा डोनेशन है इससे मुतालिक हमें मजीद क्या करने की जरूरत है? प्लाज्मा डोनेशन बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत सारी मुख्तलिफ इसके कोविड के अगेंस्ट जो टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं उनमें एक बहुत एक हिडन ट्रायल पे ये इफेक्टिवली यूज़ की जा रही है पूरी दुनिया में। तो इसमें ग्रुप तो हमने बना लिया जिसमें बहुत सारे मेंबर्स आके आपस में कनेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन व्हाट वी नीड टू डू इज कि एक नेशनल पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि जो भी अभी तक कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनसे उनका प्लाज्मा ले लिया जाए, सो दैट द पीपल जो अब अफेक्ट हो रहे हैं वो उनको प्लाज्मा ट्रीटमेंट आराम से दिया जा सके, उनको हम लोग स्ट्रीमलाइन कर सकें, एक सेंट्रल पॉलिसी बनाई जा सके, एक सेंट्रल बैंक बनाया जा सके प्लाज्मा का, सो दैट पीपल कैन बी फैसिलिटेटेड थ्रू दिस। अच्छा सुरेश, ये कहिएगा कि इस कार्य खैर में आपकी हुकूमत से क्या अपील है? गवर्नमेंट से हमारी अपील ये है कि इस वक्त हम लोगों के पास डोनर्स की कमी है और मेरा आइडिया ये है कि जितने भी आइसोलेशन सेंटर्स आज तक बने थे उन सब में से जो कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उन लोगों का डेटा एक हम लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाए। वी कैन कोलैबोरेट विद द गवर्नमेंट, वी कैन कम इन पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट सो दैट हम उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करेंगे, एक स्ट्रीमलाइन करेंगे पूरा प्रोसेस के उन लोगों को कांटेक्ट किया जाए और उन लोगों से उनकी सारी इंफॉर्मेशन ली जाए और उनसे फिर कोविड के जो अफेक्टेड पेशेंट्स हैं उन लोगों को प्लाज्मा डोनेट किया जाए। सो बेसिकली द अपील इज टू कोलैबोरेट विद अस सो दैट वी कैन फैसिलिटेट द गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट का काम आसान बनाना चाह रहे हैं। मैं और मेरे वॉलंटियर फोर्स जो पूरा काम कर रही है इसके ऊपर, वी बेसिकली वांट टू हेल्प द गवर्नमेंट इन कोपिंग विद द क्राइसिस एंड उसका मेरा आइडिया यही है कि इस वक्त तक जितने पेशेंट्स रिकवर्ड हैं वो हमें हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से भी मिल सकते हैं, से डेटा भी मिल सकता है एंड देन आइसोलेशन सेंटर से जितने लोग रिकवर हो चुके हैं उनका भी डेटा हम लोगों के पास होना चाहिए सो दैट इन द रिमोटेस्ट एरियाज ऑफ पाकिस्तान हम लोग एक प्लेटफॉर्म के थ्रू सब लोगों को कनेक्ट कर सकें दूसरों के साथ, ताकि एक जो मजीद ट्रायल है अमंग ऑल द अदर ट्रायल्स वो एक इसको भी ट्राई किया जाए और इस तरह से इसको स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। अच्छा जुरेश, ये कहेगा कि जो कोविड-19 से पेशेंट्स रिकवर हुए हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे? आवाम से मेरी अपील ये है कि इस वक्त आप लोग उन लकी तरीन लोगों में हैं जो कोविड रिकवर्ड लोग हैं और हम लोगों के पास बहुत ही कम डोनर्स अवेलेबल हो रहे हैं इन द डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान। हम लोगों के पास जितने ज्यादा डोनर्स आएंगे उतनी ज्यादा हम लोग जाने बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर पाएंगे। तो व्हाट वी वांट फ्रॉम यू इज कि आप सिर्फ हमारे पोर्टल पे आके रजिस्टर करें, plasmaportal.org है, ग्रुप फेसबुक पे हमारा है कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स, और इस ग्रुप पे आने के बाद आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा। डोनेशन का प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है, 45 मिनट्स का सारा प्रोसेस है, उसमें आपको कोई तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप उस शहर में जो भी आपका पेशेंट होगा हम उसको आपके साथ कनेक्ट करवा देंगे, आप उधर जाके उनकी जान बचा सकते हैं। प्लीज सामने आइए, प्लीज हेल्प करें ताकि हम लोग जितने ज्यादा लोगों को बचा सकते हैं इस क्राइसिस में उतने ज्यादा लोगों को बचा सकें।
ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी। आप देखें जिस तरह से हमारी यूथ आगे आ रही है और अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा पैकेज, कोई ऐसा इंसेंटिव इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए ताकि जो कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स हैं वो खुद आगे आएँ और ख़ुद से प्लाज्मा डोनेट करें? इस पर गवर्नमेंट बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव वर्किंग कर रही है। पहले तो दुनिया में ये कहीं नहीं होता कि गवर्नमेंट के जो सेटअप्स में उनके मरीज़ दाखिल हैं उनका डेटा किसी भी प्राइवेट किसी ग्रुप के साथ शेयर किया जा सके। ये एक उसके बेसिक राइट्स हैं पेशेंट के जिनको गवर्नमेंट ने हर सूरत में लुक आफ्टर करना है। और अपने एंड पे जो दायरा कार था कोविड रिकवर्ड प्लाज्मा इकट्ठा करने का और जो फैसिलिटीज़ थी वो गवर्नमेंट ने पहले कुछ अस्पतालों में दी, लेकिन आज के नोटिफिकेशन के हिसाब से जितने भी कैटेगरी ए ट्रांसफ्यूजन सेंटर हैं उनको ये अलाउ कर दिया गया है कि वो ये रिकवर्ड प्लाज्मा लें। ये बहुत ज़रूरी बात है। यहाँ पे ये जो वॉरियर्स के रिप्रेजेंटेटिव एक बात कर रहे हैं और अभी हमारे इल्म में ये बातें आ रही हैं कि डायरेक्टली मरीज़ का और डोनर का रब्ता करा दिया जाए। ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन है, इसको बहुत सही तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है। बहुत दफ़ा ऐसा हो रहा है कि कोरोना के फेक मरीज़ रिकवर्ड बन के और वो आम नॉर्मल प्लाज्मा जो है वो लाखों रुपए में जो उस वक्त वो लोग बहुत क्रिटिकल हालत में होते हैं, सदमे में होते हैं, बहुत ज़्यादा वो पैनिक कर रहे होते हैं, तो उनको कोई भी होप रे ऑफ होप नज़र आती है उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो बेसिकली कोशिश ये कीजिए कि जितने भी गवर्नमेंट नोटिफाइड ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स हैं जहाँ पे सारी मेंटेनेंस होगी, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो होंगे, वहीं पे जाके इन डोनर्स को जो है वो उनसे प्लाज्मा कलेक्ट किया जाए और साफ शफाफ तरीके से वो रिसिपिएंट को दिया जाए, इंस्टेड के ये आपस में मिला के किसी भी जगह जाएं और ट्रांसफ्यूजन ये करवा लें। तो गवर्नमेंट बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इस चीज़ को लेके चल रही है और डे बाय डे इस चीज़ को देख रही है। पूरी एक कमेटी गवर्नमेंट ने बना दी है और जो कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट मेरे इल्म में हैं वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से इसको लेके चल रहे हैं। जहाँ तक इनका है ये सोशल मीडिया ही को एड्रेस करें ताकि इनके पास जो पूल इकट्ठा हो वो गवर्नमेंट को नोटिफाई करें, जैसे PKLI के अंदर उनको ले जाएं। बेशक जो भी उसके चार्जेस हैं अगर वो बर्दाश्त करना चाहें रेसिपिएंट वो करें, वरना हॉस्पिटल तो अपनी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा डूएबल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आमिर साहब आपकी तरफ आऊँगी। आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी। तकरीबन 35,000 के करीब ऐसे मरीज़ हैं जो रिकवर्ड हो चुके हैं और जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वो तकरीबन 1,000 से ज़ायद हैं। आपको नहीं लगता कि अगर गवर्नमेंट इन 35,000 अफराद को कोई ऐसा पैकेज दे दे, गरीब मुल्क है, कोई पैसे या कुछ इंसेंटिव कुछ भी, जिससे वो मोटिवेट होकर आगे आएँ और खुद से प्लाज्मा डोनेट करें और जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको रिकवर किया जा सके? देखें, बिल्कुल मैंने तो पहले ही सेगमेंट में इस बात की थी। जैसे अभी बता रहे थे कि हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो मैंने तो ये कहा है कि NCOC को ये काम करना चाहिए। असद उमर साहब तवज्जो कर कि जहां प्राइवेट सतह पे लोग काम कर रहे हैं उन सबको भी एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ऐप बना दें, जैसे निगहबान बनाई है पाक की कि जहाँ बेड्स हैं या नहीं है। और इसी तरह जब प्लाज्मा ये हो गया है, एक तो अवेयरनेस सबसे पहली बात लोगों में हो कि जी ये इस देने से कुछ नहीं होता। और जो बात हो रही थी ना कि मास्क बेशक ना लगाए, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ कि ये रिकवर्ड पेशेंट है, लिहाजा वो माशरे में उसी तरह नजर आना चाहिए जैसे हम सबको कह रहे हैं कि आप मास्क लगा के फिरें, क्योंकि अदरवाइज आप लोगों को अंगेज करेंगे इस बात पे कि ये देखें इसने भी मास्क नहीं लगाया, हम तो पहले मास्टर हैं इस काम के लिए कि जो 2 नंबरी हो सकती है हम करें, चाहे वो हमारी जान पे खेल के हो। हम हटते नहीं है मिनासुल कौम किसी भी फ्रॉड से। तो यहाँ हमें ये समझाना है, पहली बात तो ये है कि जो रिकवर्ड पेशेंट हैं कि अगर उनको नुकसान नहीं, जो डॉक्टर साहिबा फरमा रही हैं, जो सब लोग कह रहे हैं, फिर उन तक पहुंचना, उनको रजाकाराना तौर पे मनाना कि आप बच गए, अब आपने और लोगों को बचाना है। तो इसके लिए बिल्कुल तशहीर, जिस तरह हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तमाम जगहों पे तमाम अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए और खास तौर पे सरकार को इसकी निगहबानी ले लेनी चाहिए कि प्लाज्मा जिनका चाहिए है उनको ज़हनी तौर पे तैयार भी किया जाए और पेशेंट तक पहुंचाया जाए। ठीक है, ऐसा क्या कहेंगे, डिजिटलाइज होते देखा हमने बहुत सी चीज़ों को ऐसे पेंडेमिक में, और इस तरह के जो इनिशिएटिव सामने आना, गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो पेशेंट्स, हम डोनर्स की बात करते हैं, हमारे यहाँ बदकिस्मती से जब ये इसका आगाज़ हुआ तो उन मरीज़ों को अछूत बना दिया गया, जैसे कि वो तो बिल्कुल ही, और अब भी काफ़ी हद तक वो सूरत हाल जारी है, इसलिए लोग सामने नहीं आते। फिर ये डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि एक का मरीज़ क्रिटिकल है, कोई बंदा आया उसने कहा जी देखें मैं रिकवर्ड हूँ,
और आप मुझसे ले लें प्लाज्मा, तो वो बेचारे क्या करेंगे? और फ्रॉड तो हर जगह होता है, और हम तो माशाल्लाह इसमें बड़ी कमाल कौम है, क्योंकि महारत हमें हासिल है। यहाँ तो हालत ये है कि अस्पताल के बाहर वो खड़े होते हैं मास्क बेचने के लिए, 25 रुपए का मास्क लें, अंदर से हो गए और 10 रुपए का वापस दे दें। क्या इनोवेटिव कौम है, इनोवेशन में तो हम माहिर हैं, लेकिन गवर्नमेंट की सतह पर ही होगा तभी कुछ जाके बात बनेगी, जब लोगों को इस चीज का एतमाद आ जाएगा। कुछ लोग नहीं डिस्क्लोज करना चाह रहे अपनी आइडेंटिटी, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करेगी तो फिर यकीनन वो आगे आएंगे। लतीफ चौधरी साहब, मेरा इसमें ये बात है कि ये अभी जो ज़ुरैर रियाज साहब जो नौजवान ने जो बातें की, तो ये इनकी नीयत तो ठीक होगी, लेकिन ये काम जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये आम ब्लड डोनेशन की तरह नहीं है, इसके साथ बहुत सी पेचीदगियाँ बनी हुई हैं। तो ये इस तरह आप व्हाट्सएप पे बैठ के और ये आप लैपटॉप पे बैठ के ये काम उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह एक गवर्नमेंट के एक जगह पे जैसे हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि इसमें सीक्रेसी रखना बहुत ज़रूरी है। तो असल मसला अगर ये नौजवान करना ही चाहते हैं तो इनको ये देखना चाहिए कि ये जो कोविड-19 का जो टेस्ट है ये अच्छी, इवन जो शौकत खानम लैब है यहाँ से भी 9-9.5 हज़ार रुपये में होता है, यानी ये 8,000 से 9-10 हज़ार रुपये का खर्चा है। तो आम आदमी के लिए, और ये 3 कम से कम डॉक्टर साहबा को पता होगा टेस्ट करवाने पड़ते हैं, तो 30 हज़ार के करीब तो उसे यही चाहिए। और अगर मुझे ये भी पता चला है कि जो निजी हॉस्पिटल्स के अंदर जो वेंटिलेटर पे मरीज पड़े हुए, जब उनको एक टीका लगाना होता है ज़रूरी उनके लिए, वो चंद हज़ार रुपये का था, अब वो कई लाख में ब्लैक में मिल रहा है। तो ये जो हमारे इतने वॉलंटियर हैं खुशहाल घरानों के, इनको काम करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो इन्हें वहाँ पे हॉस्पिटल्स में जाके उन लोगों की को माली मदद करना चाहिए। यहाँ पे तो डॉक्टर्स जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने हॉस्पिटल बनाए हुए, वो बेचारे कोविड-19 के लोगों के एक दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मरीज कहाँ जाएगा, उसके लवाहिकीन कहाँ जाएंगे? इन लोगों को ये काम करना चाहिए, ये डॉक्टर्स पे छोड़ दें कि ये किसने प्लाज्मा देना है, किसने लगाना है। ठीक है फैसल साहब, देखिए ये जो कोविड-19 है, इसकी जो फैलने की रफ्तार बहुत तेज है और मरने की रफ्तार जो है वो बहुत कम है, 0.2% है। पाकिस्तान में तो आखिरी रफ्तार तो तनासुब है और भी कम हो जाता है। 22 करोड़ की आबादी में 2000 आदमी आपका मरा है। कोविड के जो सेहतियाब मरीजों से आप प्लाज्मा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके इस्तेमाल में हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। जिनको डॉक्टर इसके हवाले से अभी दुनिया में कोई मुस्तनद डेटा नहीं है, हम इसमें बहुत तेज चलने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई डिजास्टर हो जाएगा, आपके पास इतने लोग नहीं मर रहे हैं। इसमें जो मरीज जिसको डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, जिसके वैन को ऑफ करने का टाइम आ गया, उस पर आप तजुर्बा कर रहे हैं, जरूर करें, लेकिन ऐसे लोग जो जिन पे इतनी अलामतें जाहिर नहीं हो रही, उनका अस्पताल जाने की नौबत नहीं आ रही, अगर उन पे आप प्लाज्मा का ये तजुर्बा करेंगे तो कोई नुकसान हो सकता है। इस पे हमें जो है बहुत समझदारी से और साइंसी बुनियादों पे फैसले। ठीक है फैसल साहब, का सिलसिला जारी रखेंगे और अपना तीसरा बड़ा सवाल रखेंगे एक्सपर्ट्स के आगे और उनकी राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आईने पाकिस्तान तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक देता है, लेकिन वतनी अजीज़ में अमूमी तौर पर यह देखा गया है कि आम आदमी को तो मामूली से मामूली जुर्म पर भी सज़ा मिल जाती है, ताहम अहम और बड़े ओहदों पर मौजूद शख्सियात खुद को कानून और एहतसाब से बालातर समझती हैं। हालांकि आइन में तमाम इदारों के एहतसाब का मैकेनिज्म मौजूद है, इसके मुताबिक हर शख्स का एहतसाब होना चाहिए। आज का बड़ा सवाल, अहम शख्सियात के एहतसाब को सियासी रंग देने के नताइज क्या होंगे? अयाज साहब, जाहिर है जब सियासी रंग दिया जाता है तो वो तो नुकसान ही होता है। हमारे यहाँ जिसका एहतसाब हो रहा है उससे तो बहुत मायूसी बढ़ी है, क्योंकि उसके नताइज अभी तक नहीं सामने आ सके। नैब पे भी ये इल्ज़ाम लगता है कि वो केसेस ही इस तरह के, रेफरेंसेस ही इस तरह के तैयार करता है कि मुल्ज़िम बच जाएं और उनको सज़ा ना मिले। बहरहाल उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हमारे यहाँ एक और चीज़ है, हमने चूँकि जितना बाअसर शख्स है वो उतना ज़्यादा वो कहता है कि जी हाँ आप कौन है मुझसे पूछने वाले। आपको याद होगा कि वो एक जो नवाज शरीफ साहब की वीडियो वायरल हुई थी कि मेरे असासे आमदन से ज़ायद हैं तो तुम्हें इससे क्या। मतलब ये नवाज शरीफ की बात नहीं है, ये ओवरऑल एक बासर पाकिस्तानी की बात है कि वो ये समझता है, कोई जज है वो समझता है कि लाओ मुल्जिम मेरे सामने पेश करो। अगर उस जज से आप सवाल पूछ लेंगे कि मनी ट्रेल दे दो, वो मनी ट्रेल नहीं देगा, वो फिर उस सियासत के पीछे छुपेगा और फिर वो कहेगा। इसी तरह और हमारे यहाँ जितने बड़े लोग हैं
वो इसी तरह किसी ने इफ्तिखार चौधरी साहब ने जब सहारा लिया सियासी एक जमात का और बहाल कर लिया, और उसके बाद हम आज तक भुगत रहे हैं वो जो उसके बाद हुआ। ठीक है जी, लतीफ़ चौधरी साहब। देखिए, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कानून की जो लूप होल हैं उसको पूरी दुनिया में जो बाअसर लोग होते हैं वो अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। असल मसला कानून में उन लूप होल्स को बंद करना है। आप एहतसाब आर्डिनेंस उठा के देख लीजिए, ठीक है, उस कवानीन से जो बाहर लोग हैं उनको अंदर दाखिल कर ले, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आमिर साहब। आमिर साहब जी। अच्छा, बात सिंपल सी है कि कोई भी शख्स, कोई भी पर्सनैलिटी किसी भी इदारे की हो, जब उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए ना, सबसे पहली बात यह है कि उसे अपनी क्लियरेंस दे देनी चाहिए। उससे आप मांगे मनी ट्रेल, आप उससे मांगे एहतसाब की चीजें, जैसे नैब का कानून कहता है कि आपने लानी हमने नहीं लानी, तो ये सब कुछ करें, सियासत नहीं आएगी। लेकिन जब वज़रा बैठ के प्रेस, आमिर साहब वक्त की कमी है, फैसल साहब जरा क्विकली खत्म कीजिएगा, फिर सियासत आएगी। सबको अपनी अपनी जगह पे खामोश होकर अपना इदारों को काम करने दें। ठीक है, ठीक है, फैसल साहब। जब तक ताकतवर लोग भी जो है वो नहीं समझेंगे कि वो किसी कानून के पाबंद हैं, इस मुल्क का निज़ाम सही नहीं हो सकता। लेकिन जब भी आप ताकतवर पे हाथ डालें तो अपने आप को ऐसे एयाज साहब ने मिसालें दी हैं, बिल्कुल दुरुस्त मिसाल है। ठीक है जी, फैसल साहब बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।